नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। सत्ता के फाइनल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस आज अपने साथ टुकड़े टुकड़े गैंग को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इनका गठबंधन बिहार में जंगल राज का जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यहाँ जो लोग अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं और अदालत ने उनको दोषी साबित किया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के सभी दलों में तीन बुराइयां एक समान हैं। ये घोर सांप्रदायिक, जातिवादी और परिवारवादी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे लोगों की आंखों में मोदी 24 घंटे खटकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5वें चरण का चुनाव पूरा हुआ है। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त हो गया था। इसके बाद के चरणों में इंडी गठबंधन ध्वस्त हुआ। 5वें चरण में इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। इस चुनाव में इंडी गठबंधन के पास मोदी को गाली देने के सिवाय कोई और मुद्दा नहीं है। जवानों को पलायन दिया, परिवारों को गरीबी दी, जिन्होंने बिहार के लोगों को मारा, तड़पाया, माताओं बहनों का जीवन बर्बाद किया, जो लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जिन्हें अदालत ने घोटाले का दोषित साबित किया है, इन लोगों की आंखों में मोदी 24 घंटे खटकता है। इंडी गठबंधन का मंच राजनीतिक मंच नहीं, लाखों करोड़ों के घोटालेबाजों का सम्मेलन है। भ्रष्टाचार का अता पता, उसका नाम है इंडी गठबंधन। इनके मंच पर करीब 20 लाख करोड़ रुपए के घोटालेबाज एक साथ बैठते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा में बीजेडी सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ओडिशा पर बाबूशाही थोप रहे हैं। नवीन बाबू ओडिशा की संस्कृति और गौरव का गला घोंट रहे हैं। शाह ने कहा कि बीजेडी सरकार पर्यटन के नाम पर श्री जगन्नाथ मंदिर की संस्कृति और परंपरा को नष्ट कर रही है। वो इस क्षेत्र को एक वाणिज्यिक केंद्र में बदलना चाहती है। ओडिशा एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये बीजेडी की सरकार है। मैं आज नवीन बाबू को कहने आया हूं, नवीन बाबू, आप बाबूशाही ओडिशा पर थोप रहे हो। आपने ओडिया जनता का अपमान किया है। संस्कृति, अस्मिता और ओडिया स्वाभिमान का गला घोंटने का काम नवीन बाबू कर रहे हैं। मुझे बताओ संबलपुर वालों, ये महान उत्कल प्रदेश पर कोई तमिल बाबू शासन कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? मैं आज कहकर जाता हूं, उत्कल भूमि पर शासन उत्कल भूमि की संतान ही करेगी जो ओडिया भाषा में बात कर सके। उत्कल भूमि पर शासन यहां का भूमिपुत्र ही करेगा जो ओडिया भाषा में बात कर सके। उत्कल भूमि पर शासन वो ही करेगा जो महाप्रभु जगन्नाथ की परंपराओं को आगे बढ़ाएगा। भाइयों बहनों, ये जगन्नाथ जी की संस्कृति और परंपरा को पर्यटन के नाम से समाप्त करने में लगे हैं। हमारे श्री क्षेत्र को कॉमर्शियल सेंटर में बदलना चाहते हैं। मठ मंदिर तोड़े गए, चारों द्वार खुलते नहीं है और जगन्नाथ की रथ यात्रा भी बंद करने की पूरी साजिश हुई थी। जगन्नाथ भला करे नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमारी रथ यात्रा की परंपरा को अक्षुण्ण रखने का काम किया। उड़ीसा का लोकेशन बहुत सुंदर है। एक लंबा कोस्ट लाइन है, खनिज संपदा का अंबार है, मेहनत कश युवा है। एक ही चीज नहीं है, मेहनत करने वाला मुख्यमंत्री नहीं है। और मैं कहता हूं, भाजपा की सरकार बना दीजिए, हम मेहनत करने वाला युवा और जोशीला मुख्यमंत्री देकर ओडिशा को समृद्ध बनाएंगे।
5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। मेरे ओडिया भाइयों बहनों, 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने सर्वे किया है, इसके बाद साफ है कि गठबंधन को अपने दम पर 300 से ज्यादा सीटें मिलने वाली है। जैसे जैसे 5वें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया है और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूं? क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किए हैं और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे। दिल्ली आकर उनकी सभा में बताया जाता है, जो लोग वहां मौजूद थे 500 से भी कम लोग थे, और दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया, जनता को गाली देने लगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है, क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स देके सरकार बनाई है, क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया, क्या गुजरात के भी लोग पाकिस्तानी हैं? गोवा के लोगों ने हमें प्यार दिया, विश्वास दिया, क्या गोवा के लोग भी पाकिस्तानी हैं? पंचायत के चुनाव में, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, आसाम में, मध्य प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी के पंच, सरपंच, म्युनिसिपल मेयर, काउंसलर चुने गए जगह जगह, क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। बीजेपी जा रही है, थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए। भ्रष्टाचारियों की जगह जेल में है और चौकीदार ने कहा है कि मैं देश के खजाने को सुरक्षित रखूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ये मोदी जी ने कहा नहीं करके दिखाया है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और देश में जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपना काम करती हैं और न्यायालय अपनी भूमिका निभाता है। केजरीवाल जी ऊपर से लेकर नीचे तक और उनकी पार्टी भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। इन्होंने तो विदेशी फंडिंग के भी गंभीर आरोप लगे और उन लोगों ने भी कहा कि हमने चंदा दिया जो आतंकवाद को और खालिस्तान का समर्थन करते हैं। लोगों ने 17 के पहले इस राज्य को देखा है, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, लूट खसोट। रात में जब कोई ट्यूबवेल पर पानी भी देने जाता था ना, तो उसकी पत्नी मां इंतजार करती थी चौखट पर बैठकर, लौटेगा मेरा पति या बेटा लौटेगा कि नहीं लौटेगा। ये स्थिति उत्तर प्रदेश की थी। ट्रैक्टर रख गया ट्यूबवेल पर, खेत में छोड़ गया तो चोरी हो जाती थी। ट्रैक्टर तो दूर फावड़ा भी नहीं बचता था। 17 के बाद आई योगी सरकार बनने के बाद मैं कह सकता हूं कि 12 बजे रात को भी सोने का जेवर पहनकर बेटी या बेटा नोएडा से लखनऊ आते जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, शिक्षा करते हैं, कोई घटनाएं नहीं होती। आज ट्यूबवेल पर इंतजार नहीं करना पड़ता है, वो सुरक्षित ट्यूबवेल से पानी चलाकर भरकर खेत को वापस आता है। कोई भय नहीं है, डर नहीं है, अच्छा वातावरण है। पहले आप देखते थे राज्य के अंदर
ईद बकरीद को 24 घंटा लाइट आती थी, नवरात्रि को 2 घंटा लाइट थी। आदरणीय योगी सरकार आए तो ईद बकरीद को भी 24 घंटा और नवरात्रि में भी 24 घंटा लाइट। मैं भेदभाव नहीं किया, सभी का सम्मान करता हूं। अच्छी सड़कें, सड़कों का जाल। 14 के पहले देश के अंदर बम फटते थे, श्रीनगर में बम फटते थे, संकट मोचन हनुमान मंदिर पर बम फटते थे, काशी में बम फटते थे, अयोध्या में बम फटते थे, ट्रेन, संसद, लोकसभा में बम फटते थे, ताज होटल में। लेकिन आदरणीय मोदी जी के आने के बाद एक बम नहीं फटता है। अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने के मास्टर हैं और ये बात हम बार बार दिखाते भी रहे हैं। कल वो कह रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री जी की सभा में 500 लोग थे। ये कल रैली की फोटोग्राफ है। हजारों की संख्या में लोग माननीय गृह मंत्री को सुनने पहुंचे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने चश्मे से देखते हैं। फिर एक बात, सब विषय पे बोलने वाले अरविंद केजरीवाल, हजारों की संख्या आपको 500 दिखती है, लेकिन आपके घर में एक महिला के साथ अभद्रता होती है, वो आपको नहीं दिखता। स्वाति मालीवाल के बारे में आप आज भी कुछ नहीं बोले और हम आपसे पूछते रहेंगे जब तक आप स्वाति मालीवाल के बारे में अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे। जिस बहन के साथ अभद्रता हुई है उस महिला के सम्मान के लिए आप जब तक कुछ नहीं बोलेंगे तब तक ये सवाल तो हम पूछेंगे, अरविंद केजरीवाल स्वाति माल पे चुप्पी क्यों है? देखिए, प्रधानमंत्री जो हैं वो पूरी तरह से बौखला गए हैं। उनका जो पूरा कैंपेन है वो ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है उनको, और उन्होंने इस चुनाव में हर हथकंडा अपनाया। हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, वो नहीं चला। महिलाओं को डराने की कोशिश की कि आपका मंगलसूत्र छिन जाएगा। महिलाएं समझदार हैं, वो जानती है कि अगर मंगलसूत्र छिन रहा है तो बढ़ती हुई बेरोजगारी और महंगाई से छिन रहा है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने किसी भी तरीके से निम्न स्तर की राजनीति को अभी तक छोड़ा नहीं है। पर्सनल अटैक्स करे, लेकिन हमारे जो नेता हैं, चाहे राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी, लगातार इनके पर्सनल अटैक्स को ओवरकम कर रहे हैं और जो जवाब दे रहे हैं उसका जवाब इनके पास नहीं है। देखिए, चुनाव में शिष्टाचार कभी खत्म नहीं होना चाहिए, और इस पार्टी ने, बीजेपी ने और प्रधानमंत्री ने स्वयं राजनीतिक शिष्टाचार को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और मैं मानती हूं कि 4 जून ज्यादा दूर नहीं है। किसका कैंपेन ज्यादा प्रबल रहा वो निश्चित रूप से आपको दिखेगा, और कांग्रेस की जो बढ़त है उसी से पीएम को तकलीफ है। करनाल के बुद्धिजीवी सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो अभी बेल जेल से बाहर हैं, 2 जून 2024 को फिर तिहाड़ जेल जाएंगे। उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं को भ्रष्टाचारी बताया और कहा कि लोगों ने लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। वारे मंत्री के पीए का नौकर भी लक्ष्मी मेहरबान, ऐसे लोग ऐसे बोले भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? सब है कि नहीं है? आप बताइए। डीएमके का उन्होंने बालू घोटाला कर दिया, केसीआर ने शराब का घोटाला कर दिया, और केजरीवाल तो नामी ठग है। मैं राजनीति में जाऊंगा, राजनीति में, मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाऊंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ा, मैं कांग्रेस से उसे समझौता नहीं करूंगा, गलबैया लेकर के घूम रहे आपस में है। मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा, धर्मी दुर्व्यवहार कर दिया। क्या छोड़ा आपने? क्या रखा आपने? क्या मान मर्यादा रखी? और आप देखिए, राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, चिदम्बरम बेल पर, कार्तिक चिदम्बरम बेल पर, लालू प्रसाद यादव बेल पर, हमारे ये अभी 20 दिन के लिए आए हैं, फिर 1 जून को जाएंगे। मनी आज मेरे से पूछा था एक पत्रकार से, मैंने कहा, बोले मुझे अरेस्ट करो। मैंने कहा बेल बात कैंसिल करना, अपने आप अरेस्ट हो जाएगा, ये तिहाड़ पहुंच जाएगा। ऐसे लोग, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, आजम खान जेल में, टीएमसी के मंत्री जेल में, हमारे डीएमके के मंत्री जेल में, ये सारे बेल पर ही ना जेल में। ये भ्रष्टाचारियों का खेल। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के संगठन में बड़े फेरबदल किए जाएंगे। चुनाव के बाद विष्णुदेव साय कैबिनेट में विस्तार के साथ ही संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे कई बड़े नेता निगम मंडल आयोग में नियुक्त किए जाएंगे। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद ही नगरीय निकाय चुनाव है। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सत्ता में वापसी के लिए
दिन रात एक करने वाले संगठन के नेताओं के नाम अब निगम मंडल आयोग की पहली खेप में सामने आने की बात कही जा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले किरण सिंह देव को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और किरण देव ने अपनी टीम का विस्तार करते हुए कुछ जरूरी नियुक्तियां की। इनमें प्रदेश महामंत्री और कार्य समिति सदस्यों समेत 12 पदाधिकारियों के नाम शामिल थे। अब किरण देव नगरीय निकाय चुनाव के लिए मजबूत टीम तैयार करेंगे। वो उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, कार्यालय मंत्री, कार्यालय प्रभारी, सह प्रभारी जैसे पदों पर नए लोगों को मौका दे सकते हैं। खबर ये भी है कि लोकसभा परिणाम के बाद प्रवक्ताओं की सूची में भी फेरबदल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ये किसी परिवार से चलती नहीं और समय समय पर यहाँ बदलाव होता है, दायित्व बदले जाते हैं। विधानसभा का जब चुनाव हुआ उसके पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जो आज मुख्यमंत्री हैं, उनकी अपनी एक टीम रही। माननीय अरुण साहब जी आए, उनकी अपनी एक टीम रही। अब नए अध्यक्ष आए हैं, तो जहाँ पर रिक्त स्थानों की भर्ती पहले ही हो चुकी है, तो कुछ नए लोगों को दायित्व मिलना, कुछ लोगों का दायित्व बदलना, ये भारतीय जनता पार्टी में एक स्वाभाविक प्रक्रिया, तो ये जरूर होगी। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस बिखरी बिखरी सी नजर आई। संगठन के कई नेताओं के साथ पूर्व विधायक और महिला नेता कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। पीसीसी चीफ दीपक बैज के सामने इसी बिखराव को समेटकर कांग्रेस को फिर से मजबूत करना बड़ी चुनौती है। इसलिए कांग्रेस संगठन में फेरबदल और नई नियुक्तियों की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई। कांग्रेस अपनी नई नियुक्तियों में युवाओं के साथ साथ चुनाव में बेहतर काम करने वालों को ज्यादा महत्व देगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जनता की आवाज को मजबूती के साथ उठाए, सड़क से लेकर सदन तक उठाए। आने वाला समय में निश्चित रूप से हमारे कुछ बड़े नेता अन्य प्रदेशों में चुनाव अभियान में है, प्रचार अभियान में है। आने वाले दिनों में सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर एक बड़ी रणनीति तय करेंगे। बहरहाल दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव में पसीना बहा रहे हैं। प्रदेश के बाद ओडिशा, झारखंड, यूपी, हिमाचल समेत अन्य राज्यों में लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने संगठन को मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि किसका संगठन कितना मजबूत हो पाता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में आदिवासी बेल्ट के वोट बैंक में गिरावट आई है, लेकिन भाजपा से राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। वहीं कांग्रेस के मंथन कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, लेकिन भाजपा का किसी प्रकार से मुकाबला नहीं कर पाएगी। इन सभी मुद्दों पर राज्यसभा सांसद से बात की स्वराज एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा ने। राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी जी हमारे साथ हैं। सर, मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होना था लोकसभा का, और वो समाप्त हो चुका। अब उसका लगातार अलग अलग तरीके से लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत की बात आती है तरह तरह से, जिसमें क्योंकि अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार की तुलना में 19 की तुलना में इस बार कम हुआ। लेकिन आदिवासी बेल्ट की बात करते हैं तो आदिवासी बेल्ट में भी, जबकि भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तरह तरह के योजनाएं चली, तरह तरह से कहीं न कहीं कार्यक्रम आयोजित किए गए, फिर भी आदिवासी बेल्ट का भी वोट बैंक कम हुआ है। क्या कारण मानते हैं? देखिए, जहाँ तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 बार फिर एक बार मोदी जी की सरकार, और साथ ही मध्य प्रदेश के हमारे जनप्रिय और लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में प्रत्येक कार्यकर्ता ने पूरे मध्य प्रदेश में और देश भर में ये लोकसभा का चुनाव लड़ा है। जनजातीय क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज निश्चित रूप से बड़ा है, चाहे वो खरगोन हो, धार हो, अलीराजपुर हो, झाबुआ हो, बड़वानी हो, मंडला हो, बैतूल हो।
ये बात जरूर है कि इस बार आदिवासी वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों ने दिया है और इस बार आदिवासी सीटें मध्य प्रदेश की और देश में कुल 47 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 6 सीटें हैं। इस बार आदिवासी सीटें आदिवासी समाज के भरपूर आशीर्वाद की वजह से भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन मिलेगा और रिकॉर्ड मतों से हम जीतेंगे। और अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि अब की बार, तो 400 पार वो नहीं कहते हैं, जनता कहती है नीचे से 400 पार। और ये 400 पार जब बोलती है जनता तो ये 140 करोड़ भाइयों और बहनों की आवाज़ है। जिन 6 सीटों की आप बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी उन 6 सीटों में 2 सीटों को लेके आश्वस्त नजर आ रही कि 2 सीटें तो हमारी ही होंगी। देखिए, शेख चिल्ली को सपने देखने से हम तो नहीं रोक सकते हैं, कांग्रेस को कोई रोकेगा नहीं। कांग्रेस को जो सोचना हो वो सोचे। कांग्रेस की नीति, कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का नेतृत्व मध्य प्रदेश में और देश में कहाँ है, कैसा है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों का पूरा विश्वास है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने मध्य प्रदेश में और देश के अंदर किया है वो कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में नहीं किया है। ये बात अलग है कि कांग्रेस कभी कभी हमारे समाज के भाइयों और बहनों को झूठ बोलती है, बरगलाती है, छलावा करती है, भ्रम फैलाती है और वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। इस बार भी उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला और इतने बड़े झूठ बोल के लोगों को भ्रमित करने का काम कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस के चरित्र में है, ये कांग्रेस के संस्कार में। भाजपा ने लक्ष्य रखा था कि हर पोलिंग बूथ पर 370 का हम इस बार अधिक वोट 370 लेकर के आएंगे। आपको लगता है कि वो 370 का जो आंकड़ा भाजपा ने लक्ष्य रखा था वो हासिल करेंगे? देखिए, देश के अंदर अगर धारा 370 समाप्त हुई तो ये हमारे संकल्प के बिंदु पूर्ण हुआ और ये सिद्ध हुआ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने यह तय किया है कि हर मतदान केंद्र पर 370 वोटों का इजाफा करेंगे। तो ये हमारे कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया और कार्यकर्ताओं ने उस दिशा के अनुरूप मेहनत की है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम अधिकतम मतदान केंद्रों पर देश के अंदर 370 का आंकड़ा हासिल करेंगे। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस पार्टी अब मंथन कार्यक्रम चालू करने जा रही। मंथन के तहत ये बूथ से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर में जाएंगे, मंथन करेंगे, पार्टी को मजबूत करने की इनकी कवायद है। आपको लगता है कि इन 2 महीनों में भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला कर पाएंगे और ये पार्टी कांग्रेस एक बार फिर से भाजपा के खिलाफ खड़ी हो पाएगी? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे देश भर में कार्यकर्ता काम करता है। रही बात कांग्रेस की, तो ये कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहिए, आपको बेहतर तरीके से जवाब वही दे पाएंगे इसका। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरे देश के कोने कोने में काम कर रही है और सेवा ही संगठन के माध्यम से काम कर रही है और सत्ता में भारतीय जनता पार्टी सेवा के लिए ही रहती है, कांग्रेस परिवार के लिए रहती है। तो ये थे राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, जिनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य सेवा ही समर्पण है और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी काम करती है। प्रदेश में इस बार सभी सीटें भाजपा जीतेगी और जिस प्रकार से 370 का लक्ष्य रखा है भाजपा ने, वो भी हासिल करेगी। कैमरामैन सुरेश कटियार के साथ संदीप मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।